आज का टॉपिक है आपका ब्लड। कल ईसीजी कंप्लीट हो गया था, है ना। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। इसको इस तरह से लिखा जाए, सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और हीमोपोएटिक सिस्टम। हीमोपोएटिक सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसका एक पार्ट हो चुका है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, है ना। इसमें हम लोगों ने कार्डियक यानी हार्ट की स्टडी किया है और वेसल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब इसका जो सेकंड फेज है, ये वाला पार्ट, दैट इज हीमोपोएटिक सिस्टम, इसकी बात करेंगे। स्टडी ऑफ ब्लड। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे ब्लड की। ब्लड बनाता है हीमोपोएटिक सिस्टम, है ना। तो देखिए फिर ब्लड के बारे में। ब्लड का अगर डायग्राम बना दिया जाए यहाँ पर, ये इस तरह से कनेक्टिव सेल्स पाई जाती है ब्लड के अंदर और कुछ लिक्विड पाया जाता है, तरल पदार्थ जिसको बोलते हैं। दो चीजें पाई जाती हैं बेसिकली ब्लड के अंदर, है ना। इनको क्या बोला जाएगा? कनेक्टिव सेल, जिनको आप नाम देंगे ब्लड सेल्स, है ना। और जो इसका लिक्विड वाला पार्ट है, इसको क्या बोला जाएगा? मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? मैट्रिक्स या ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड के अंदर दो पार्ट होते हैं। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड को जनरली रिवर ऑफ लाइफ बोलते हैं। रिवर ऑफ लाइफ, क्लियर है? नॉर्मल रेंज क्या होती है ब्लड की? कितना ब्लड पाया जाता है आपकी बॉडी के अंदर? कुछ नियर अबाउट? आपकी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल रेंज क्या है? कितना वॉल्यूम पाया जाता है ब्लड? लीटर में बताइए। नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम मेल के अंदर कितना होगा? 5 to 5.5 लीटर। 5 से 5.5 लीटर, है ना। और इसका कितना हो जाएगा? लीटर। ये हो जाएगा फीमेल के केस में। तो फीमेल के केस में थोड़ा सा ब्लड कम होता है ना। तो ब्लड जनरली दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, मैट्रिक्स और कनेक्टिव सेल।
इसके आगे भी क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी, है ना। ब्लड का वॉल्यूम कितना होगा, 5 से 5.5 लीटर मेल के अंदर, 4 से 4.5 लीटर फीमेल के अंदर। क्लियर। ब्लड का पीएच बताओगे, पीएच ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ ब्लड जनरली 7.4 माना जाता है। कितना माना जाता है, 7.4। टीयर का भी पीएच 7.4 ही होता है, दोनों का एक जैसा है। खून के आंसू, मतलब खून और आंसू एक जैसा पीएच। क्लियर। लेकिन अगर आर्टरी और वेंस की बात कर लें तो आर्टरी के अंदर पीएच क्या होगा और वेंस के अंदर पीएच, कोई बताएगा। तो आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो करता है और वेंस के अंदर भी करता है, तो दोनों का ब्लड एक जैसा पीएच होगा क्या, या कुछ वैरी करेगा। कोई एक जैसा होगा। कलर अच्छा एक जैसा होता है क्या, या अलग होता है, अलग होता है। क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होगा। हाँ, तो कलर कैसा होगा, कलर, कलर तो बताएं। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होगा इसका कलर कैसा होगा, डीप रेड, डीप रेड। डीप रेड क्यों होगा, ड्यू टू मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन। और इसका पर्पल, पर्पल रेड क्यों होगा, ड्यू टू मोर CO2, है ना। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हैं, इतना पहले लिखो तब आगे बढ़े। इसका लिख तो दिया, आर्टरी के अंदर कितना होगा 7.4, वेंस के अंदर कुछ कम होगा 7.36, है ना। हो गया, नोट कर लिया।
दो से 3 लेक्चर में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, है ना। इसके बाद पढ़ाएंगे आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम। सीक्वेंस से चल रहे हम लोग, डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी के दोनों पार्ट, फिर एक्सक्रीटरी, है ना। फिजियोलॉजी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिजियोलॉजी हो जाए फिर हम लोग दूसरे चैप्टर्स देखें। मिटा दें, हो गया, चलिए। अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन की, है ना। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड कहें या कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एक ही बात है। तो इसके कंपोजिशन में आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं, स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे, है ना। सॉलिड पार्ट हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, लिक्विड पार्ट हो जाएगा। अभी नोट नहीं करना। सॉलिड पार्ट 45%, लिक्विड पार्ट 55%। सॉलिड पार्ट फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है ना। यानी सॉलिड पार्ट में क्या पाए जाएंगे, ब्लड सेल्स की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, ब्लड सेल्स की, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, 3 तरह की सेल्स पाई जाएंगी, और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। इसी तरह से लिक्विड पार्ट में बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा की, ब्लड प्लाज्मा की, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। खास करके किसकी बात की जाएगी, प्लाज्मा प्रोटीन, है ना। प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार की होती हैं जो ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, कोई बताएगा। 4 टाइप्स की प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये प्लाज्मा प्रोटीन है, सबका अपना अपना रोल है ना। एक एक करके हम लोग देखेंगे। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। ये टर्म दिया जाता है वर्टिब्रेट के केस में, बाकी प्लेटलेट्स माइन के केस में नाम दिया गया है। बाकी जितने भी एनिमल हैं वर्टिब्रेटा के, वहाँ थ्रोम्बोसाइट यूज किया जाएगा नाम, है ना। क्योंकि माइन भी वर्टिब्रेट का मेंबर है, वर्टिब्रल कॉलम है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक प्लेटलेट्स नाम दिया गया। बाकी हर जगह हम लोग बात करेंगे थ्रोम्बोसाइट की, ठीक है। तो इन सबका अपना अपना कोई ना कोई फंक्शन है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। आरबीसी से स्टार्ट करते हैं। आरबीसी का अगर डायग्राम बनाया जाए, आप जानते हैं कि ये ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरह से आरबीसी फ्लो करती हैं, है ना। इनको क्या नाम दिया जाता है, आरबीसी, आरबीसी।
आरबीसी में अगर हम लोग सरफेस व्यू देखें तो इस तरह से आरबीसी दिखाई देती है। ये है सरफेस व्यू, स्फेरिकल दिखाई देगी। और अगर साइड से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगी, है ना। ये है डम्बल शेप, ये है साइड व्यू। साइड व्यू सरफेस व्यू में स्फेरिकल है और साइड व्यू में डम्बल शेप्ड है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ें। क्या हुआ? शेयर नहीं हो रहे हैं, वो शो हो रही है, मैसेज आ गया था ना। वैसे भी आज कोई लाइव नहीं है, इसे लगा दिए हैं ना कि कोई अगर आ गया, क्लासेस ऑफलाइन हो गई ना, अब कॉलेज खुल गए हैं। हाँ पूछिए। हाँ हाँ, दूसरा पार्ट जो बच रहा है ना, प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा इसमें बहुत सारी चीज होती है, इसीलिए इसको छोड़ दिए थे। वाटर होता है ना, 90 से 92%। हाँ, ये डब्ल्यूबीसी के हैं। जब डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उससे 5 तरह की डब्ल्यूबीसी आएंगी, है ना। हाँ, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, है ना, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, 5 स्टेप्स की आएंगी उसमें। दूसरे पार्ट में वाटर 90 to 98%, प्लाज्मा प्रोटीन तो केवल 7 से 8% ही पाई जाती है, बाकी सब क्या है, वाटर, है ना। और इसी में सब डिजॉल्व रहते हैं, बहुत सारे आयंस, गैसेस, ये सारी चीजें। इतना नोट कर लिया, ये वाला चार्ट, ये अभी नहीं बनाना, ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। एक पॉइंट आपको समझा दे, उसके बाद इस पर आते हैं। ये नोट कर लिया, सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट कंप्लीट है। अब देखिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉलिड पार्ट से। सॉलिड पार्ट मतलब ब्लड सेल्स कितना भाग बनाता है, 45%। कितना पार्ट बनाएगा इधर, अरे भूल जाओगे, अभी कुछ पूछेंगे।
सॉलिड पार्ट का भाग कितना होगा 45%। इसमें पाए जाएंगे ब्लड सेल्स, 3 तरह की ब्लड सेल्स। क्लियर। यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं, इससे पहले भी इसकी बात हो चुकी है कि जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है ना, यानी ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है आपके अंदर, कहाँ पर होगा बॉडी में, हाँ बोन मैरो के अंदर होगा, है ना। और फीटस के केस में कहाँ पर होगा, हमने इस तरह से आपको बनाकर बताया था, ये 3 मंथ, ये 6 और ये 9 मंथ, है ना। ये 3 मंथ यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम मान लें 2। तो यहाँ से यहाँ तक की जो कंडीशन है इसको क्या बोलेंगे, फीटस, एम्ब्रियो बोलेंगे इसको भी। शुरुआती दौर है 2 से 3 महीने से पहले की स्टेज, प्रेगनेंसी पीरियड में एम्ब्रियो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है ना। एम्ब्रियो के अंदर 0 से 2 मंथ तक ब्लड का फॉर्मेशन कौन करेगा, ये क्वेश्चन नीट में बहुत पूछा जाता है। तो इसके लिए यॉर्क साइक, यॉर्क साइक, इसकी ओरिजिन कैसी होती है, मीजोडर्मल, यॉर्क साइक करता है। यॉर्क साइक क्या होता है, यॉर्क साइक का नाम सुना है, क्या होता है, यॉर्क साइक की ओरिजिन मीजोडर्मल होती है और वही एम्ब्रियो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन करता है प्रेगनेंसी पीरियड में 0 से 2 मंथ तक, 3 मंथ मान लीजिए। यॉर्क साइक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ये इस तरह से फीटस ग्रो करता है जब, तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं जो उसकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। ये है ना, और ये हो जाएगा एमनियोटिक साइक, और इसके अंदर रहता है एमनियोटिक फ्लूइड। और ये क्या है, ये है आपका ग्रोइंग फीटस, फीटस है ये, फीटस इस तरह से ग्रो करता है। इसके चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होगी ये एमनियन कहलाएगी, और उसके चारों तरफ की मेम्ब्रेन जो होगी वो कहलाएगी कॉरियन। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये स्ट्रक्चर बनता है ना। तो 4 तरह की मेम्ब्रेन से जो फीटस होता है वो कवर्ड रहता है एक तरह से, या इसकी ग्रोथ में 4 तरह की मेम्ब्रेन हेल्प करती है ना। ये हो गया यॉर्क सैक, यॉर्क सैक, ये हो गई अलेंटॉइस, ये हो गई एमनियन, और ये हो गए कोरियन। तो इन 4 तरह की मेम्ब्रेन को यॉर्क सैक, अलेंटॉइस, कोरियन और एमनियन, इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, है ना। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी ये एम्ब्रियो के चारों तरफ एक्स्ट्रा पाई जाती हैं, एम्ब्रियो को बनाती है नहीं है, उसके फॉर्मेशन में कोई इनका रोल नहीं है, लेकिन उसकी ग्रोथ में इनका रोल है, इसलिए एक्स्ट्रा नाम दिया गया। या इनको फीटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, फीटल मेम्ब्रेन यानी फीटस के चारों तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन्स। तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल इन ग्रोथ ऑफ फीटस। फीटस को बनाने में कोई रोल नहीं है ना, इतना क्लियर है, इसीलिए एक्स्ट्रा बोला जाता है। अब देखेंगे यहां पर कि इसमें जो यॉर्क सैक है इसके अंदर यॉर्क होता है, यॉर्क सैक एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है, यॉर्क। और यॉर्क आप जानते हैं कि यॉर्क किसको बोलते हैं, जिसमें 2 चीजें पाई जाती हैं, फैट यानी लिपिड और प्रोटीन। एग के अंदर भी तो यॉर्क होता है ना, एग के अंदर यॉर्क होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ, ये क्या कहलाता है,
येलो कलर का होगा। तो इसके अंदर क्या चीज पाई जाएगी? फैट और प्रोटीन। और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये क्या है? दो ही पोर्शन होते हैं, इसको बोलेंगे एल्बुमिन। एल्बुमिन, वहां एल्बुमिन लिखा है, दोनों में अंतर है। ये एल्बुमिन है और ये क्या है? ये एल्बुमिन पाई जाती है ब्लड के अंदर, और एल्बुमिन एक प्रोटीन है, ये पाई जाएगी एग के अंदर, है ना। तो ये दो चीजें पाई जाती हैं जनरली। तो ये जो यॉक होता है, यॉक सैक के अंदर यॉक फिल्ड रहता है, ये यहां से एम्ब्रियो को ये पहुंचाता रहता है, यही इसके खाने पीने का मटेरियल है, उसी को एम्ब्रियो फीड करता है और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर है? तो अब यहाँ जाइए, एम्ब्रियो के अंदर ब्लड फॉर्मेशन 0 से 2 मंथ या 3 मंथ तक कौन करता है? यॉक सैक। यॉक सैक की जो ओरिजिन होती है, यानी इसको जो बनाता है, इसके चारों तरफ की मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं मीजोडर्म। तो कभी कभी ऑप्शन में यॉक सैक के अलावा मीजोडर्मल भी दिया रहता है कि मीजोडर्म फॉर्मेशन करता है, तो वो भी सही है ना। जो हैं कि पूरा जो एम्ब्रियो होगा वो 3 तरह की लेयर से मिलकर ही बनता है, यानी आप 3 तरह की लेयर से ही बने हैं, है ना। एक्टो, एंडो और मीजो, इन 3 लेयर से सारे ऑर्गन बॉडी के बने हुए हैं। इसको बोलते हैं फेट मैप ऑफ जर्म लेयर। ये 3 जर्म लेयर हैं। इन जर्म लेयर का क्या भविष्य है ना। तो जो मैप तैयार होगा कि आइस बन रही है, इंटेस्टाइन, स्टमक, ईयर, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ये 3 लेयर से बनेंगे। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा एक शब्द में? फेट मैप ऑफ जर्म लेयर। क्लियर है? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए 3 मंथ के बाद 3 to 6, यहां से यहां तक ब्लड का फॉर्मेशन कौन करेगा? 3 to 6 मंथ का जो एम्ब्रियो होगा उसमें ब्लड का फॉर्मेशन फिर कौन करेगा? प्लासेंटा करेगा। इसमें 3 ऑर्गन के नाम लिए जाते हैं, लीवर, स्प्लीन, थाइमस। लीवर, स्प्लीन है, थाइमस। 3 में से अगर चूज करना होगा तो नंबर 1 पर लीवर है ना। लीवर के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में ब्लड स्टोर रहता है, जबकि आप जानते हैं कि स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक, इमरजेंसी ब्लड बैंक। आपकी बॉडी को, हाँ आरबीसी के, इसके बहुत सारे नाम हैं स्प्लीन के। स्प्लीन के कई सारे नाम हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, अभी आगे आप पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। ऑफ आरबीसी भी कहते हैं इसको, मिडिल माइन भी कहते हैं, है ना। और इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। इसको हीमोपोएटिक ऑर्गन भी कहते हैं। हीमोपोएटिक ऑर्गन, हीमोपोएटिक तभी नाम दिया जाता है, हीम का मतलब क्या होता है? ब्लड, कि ऐसा ऑर्गन जो ब्लड का फॉर्मेशन करे, है ना। क्लियर है? अच्छा, एक यहाँ तुम लोगों से क्वेश्चन है, बताओ देखें। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं, जबकि स्प्लीन में ज्यादा ब्लड नहीं रहता, 250 से 300 ml, इतना ही ब्लड स्टोर रहता है स्प्लीन के अंदर। 250 से 300 ml ब्लड ही स्टोर रहता है, जबकि लीवर के अंदर कम से कम 400 से 450 ml ब्लड स्टोर रहता है। तो अब ये बताइए कि यहाँ तो ज्यादा है ब्लड, यहाँ कम है। ब्लड बैंक इसको कहा गया, इसको नहीं कहा गया।
ब्लड बैंक। आपके शरीर को अगर ब्लड की जरूरत है तो सबसे पहले डोनेट कौन करेगा? स्प्लीन, है ना। और जिस जगह पर स्टोर रहता है उस जगह का नाम क्या है? कॉर्ड ऑफ बिलरोथ। जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, कॉर्ड ऑफ बिलरोथ। तो लीवर के अंदर अमाउंट ज्यादा लेकिन लीवर के फंक्शन भी ज्यादा हैं। लीवर के कम से कम 1000 से ज्यादा फंक्शन है। 10-20 तो आपने पढ़ा ही होगा, इंटर की बुक में दिया है, पूरा एक लिस्ट बनी हुई है, लेकिन इसके बहुत सारे अभी कुछ अननोन हैं। तो जितना ब्लड है वो सब यूज हो जाता है, यूज रहता है, रनिंग में रहता है ना, क्योंकि इसके फंक्शंस ज़्यादा हैं। और ये अगर ब्लड को डोनेट कर देगा तो फंक्शंस रुक जाएंगे, जबकि स्प्लीन के ज़्यादा फंक्शन नहीं है। स्प्लीन सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? कुछ आइडिया है स्प्लीन के बारे में? जिसको प्लीहा बोलते हैं, है ना। स्प्लीन क्या करता है? लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है, लिम्फोसाइट को बनाता है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है बॉडी के लिए, इंपॉर्टेंट है ना। डिफेंस मैकेनिज्म शो करेगा। तो बात ये चल रही थी कि 3 to 6 मंथ का जो एम्ब्रियो होगा उसके अंदर ब्लड फॉर्मेशन 3 ऑर्गन कंट्रोल करेंगे, लीवर, स्प्लीन, थाइमस। तीनों ऑप्शन में तो लीवर को आप टिक करेंगे, वरना इसमें से कोई ऑप्शन में तो उसी को टिक किया जाएगा। और फिर 6 मंथ के बाद से लगा के 9 मंथ और इसके और आगे यानी एडल्ट तक, जब तक आप मर नहीं जाएंगे, यानी टिल डेथ, ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है? बोन मैरो करता है, बोन मैरो। इतना क्लियर है? 6 मंथ के बाद, 6 महीने के बाद से अंटिल डेथ ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो करता है। तब तक बोन मैरो डेवलप हो जाता है, बन चुका होता है ना। हाँ, 6 मंथ से लगा के टिल डेथ। क्लियर है? तो बात चल रही थी ब्लड सेल्स की। यहां से देखिए, ब्लड सेल्स के बारे में हम बता रहे थे। तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन अलग अलग स्टेप वाइज हो रहा है, 3 स्टेप में हो रहा है, 3 चरण इसके हैं, है ना। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। जनरली बोन मैरो ही कहा जाता है, लेकिन उसके पहले से क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज, क्या बोला जाएगा? हेमोपोइसिस, हेमोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमोपोइसिस। ब्लड कहाँ बनेगा वो देख लिया, ब्लड के बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे ये भी आपने देख लिया, ब्लड क्या है वो भी आपको पता चल गया। इतना क्लियर है? अच्छा, एक हार्मोन जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको बोलते हैं हीमोपोएटिन हार्मोन। हीमोपोएटिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फॉर्मेशन, रिलीज फ्रॉम किडनी। ये कहां से रिलीज होगा? किडनी से। हीमोपोएटिन हार्मोन जो ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 पॉइंट होंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, किस कलर का होगा, पीएच क्या होगा, कहां बनेगा, कौन बनाएगा, वो सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक, इतना नोट कर लो, फिर तब आगे बढ़ें। तब हम लोग आए अब आरबीसी पर। अब ब्लड के कंपोनेंट एक एक करके देखेंगे। अरे वो लिम्फेटिक सिस्टम का है, जब जाएंगे वहां तो समझा देंगे। हमने ये बताया था ना, कॉर्ड ऑफ बिलरोथ। कॉर्ड ऑफ बिलरोथ एक जगह होती है, एक प्लेस होती है
स्प्लीन के अंदर, है ना। हाँ, जहाँ ब्लड स्टोर रहता है। कार्डा बिल्रोथ के दो पार्ट होते हैं, रेड पल्प और व्हाइट पल्प, है ना। रेड पल्प और व्हाइट पल्प। रेड पल्प में आरबीसी और व्हाइट पल्प में डब्ल्यूबीसी। तो पूरे के अंदर ब्लड हो गया, डब्ल्यूबीसी आरबीसी उसी का पार्ट हुआ। तुम लोग थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिएगा, हाँ, ऐसा ना हो कि एक ही में सब लिख डालो, पता चलना चाहिए। इसका क्या पासवर्ड है? समझ नहीं आ रहा है मान्या? अभी तुम्ही से पूछेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ो कायदे से। अभी हम लोग ब्लड पर हैं, है ना। हार्मोन, hemopoietin हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फॉर्मेशन रिलीज फ्रॉम किडनी। हीमोपोइटिन के ब्रैकेट में इरेथ्रोपोइटिन चाहो तो लिख लो, इरेथ्रोपोइटिन। हीमोपोइटिन या इरेथ्रोपोइटिन, है ना, ये भी नाम दिया रहता है, इरेथ्रोपोइटिन। बात वही है, आरबीसी से रिलेटेड है इरेथ्रोपोइटिन। इसमें 3-4 पॉइंट अभी तक बताए ब्लड में, है ना। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, एम्ब्रियो के अंदर किस तरह से होगा, कौन करेगा, 3 to 6 मंथ पे कौन करेगा, 6 to 9th या एडल्ट में कौन करेगा, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को क्या नाम दिया जाएगा, हीमोपोइसिस। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, हीमोपोइटिन या एरिथ्रोपोइटिन। हो गया।
नोट कर लिया? इसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम इसमें पढ़ा देंगे 2-3 लेक्चर में। जिस तरह से ब्लड आपकी बॉडी के अंदर फ्लो किया करता है, उसी तरह से लिम्फ भी आपकी बॉडी में फ्लो करता है। ब्लड ब्लड वेसल्स में और लिम्फ लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बीमारी आपने देखा होगा एलिफेंटिएसिस, है ना? हाँ, हाथी पाँव आज कॉमन है, मतलब मिल ही जाएगा 100-200 में कोई ना कोई। तो उसमें लिम्फेटिक वेसल्स ही डैमेज होती है, ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आती है ना? माइक्रोफाइलेरी कॉज करता है। नोट कर लिया? नोट कर लिया? देखिए, इसको मिटा देते हैं और अब हम लोग देखते हैं, एक एक पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट क्या है? आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, है ना? आरबीसी इज प्रेजेंट नियर 28%, है ना, इन ब्लड। कितना परसेंट इसका होता है? अप टू 34%, 34% तक भी हो सकता है आरबीसी का परसेंटेज, है ना? आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी कितनी होती हैं? 5 to 6 मिलियन, है ना, पर mm क्यूब। नंबर ऑफ आरबीसी 5 to 6 मिलियन, काफी ज्यादा हो गई, है कि नहीं? और हम लोग बात कर लेते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी के अगर नंबर बढ़ जाएं, है ना, आरबीसी के नंबर अगर बढ़ जाए तो इस कंडीशन को क्या नाम दिया जाएगा? पॉलीसाइथीमिया। मेडिकल की कंडीशन है, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। और अगर आरबीसी के नंबर कम हो जाए, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, तो इसको बोलेंगे इरेथ्रोसाइटोपिनिया। इरेथ्रोसाइटोपिनिया, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। तो और जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो कि आप जानते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, है ना, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ममेलियन आरबीसी
सबसे जो यूनिक फीचर है, ममेलियन आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस, है ना, मतलब ई न्यूक्लिएटेड या नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती है। ममेलियन आरबीसी आगे लिखा है, ममेलियन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ना। हाँ, ई न्यूक्लिएटेड या नॉन न्यूक्लिएटेड, जबकि आगे पढ़ाएंगे कि न्यूक्लियस होता है पहले आरबीसी में, एक स्टेज आती है वहां पर डिसअपियर हो जाता है ना। जब आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, अगर होता नहीं तो इतनी संख्या उसकी बढ़ती कैसे, डिवीजन कैसे होता, लेकिन एक स्टेज पर आके खत्म हो जाता है। इतने पॉइंट क्लियर हैं? इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी नोन एज पॉलीसाइथीमिया, पॉली का मतलब मेनी, आइडिया आप लगा सकते हैं, है ना, कि अगर आरबीसी के नंबर बढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया, अगर आरबीसी के नंबर घट रहे हैं मतलब इरिथ्रोसाइटोपिनिया। पीनिया जहां भी लगेगा वहां डिक्रीज की बात करेंगे, है ना। हो गया, एक पॉइंट और ऐड करिए, 1 आरबीसी हैव 280 मिलियंस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं एक आरबीसी के अंदर, है ना। सोचिए एक आरबीसी में ये वैल्यू है, अगर इसको करोड़ में बताए तो कितना हो जाएगा, हाँ, परसेंट की बात नहीं कर रहे, मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। क्या 12 to 16 हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 100 ml ब्लड में। हाँ, हीमोग्लोबिन का जो परसेंट होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन परसेंट, है ना, 14 to 16 ग्राम, 14 to 16 माना जाता है पर 100 ml। ये तो 100 ml का केस है ना, ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर, एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के कितने मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, एक आरबीसी के अंदर कितने होंगे, 280 मिलियंस मतलब 28 करोड़, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब सोचो कि संख्या आरबीसी की कितनी है, 5 to 6 मिलियन, तो हीमोग्लोबिन के को कैलकुलेट कर लो कितनी पाई जाएगी। और हर एक हीमोग्लोबिन के अंदर आपको बता चुके हैं कि क्या पाया जाएगा, दो चीजें पाई जाएंगी ना, अभी आगे बताएंगे। आप इससे पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम में आप पढ़ चुके हैं। हाँ, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाएगा, हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन।
ये दो पार्ट होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, हीम और ग्लोबिन, है ना। हाँ, और हीम के अंदर दो पार्ट, पोरफायरिन रिंग, ये बताया था ना, और एफी फेरस। और पोरफायरिन रिंग संख्या में 4 आपको हम बताए थे डायग्राम बना के, इस तरह से 4 पाए जाएंगे। ये संख्या में कितनी होंगे? 4 पोरफायरिन रिंग, ये इस तरह से, है ना। और 4 के अंदर कितने फेरस पाए जाएंगे? 4। फेरस कितने होते हैं? 4। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और इसी फेरस से अटैच क्या होता है? ये तो आप पढ़ चुके ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कितने मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन के 4। तो चूंकि फेरस 4 है तो इन्हीं के साथ तो अटैच होगा O2, तभी तो बनाएगा Fe2O। क्या बनाएगा? Fe तारे O2, या उसको बैलेंस करेंगे ना, इधर ये आ जाएगी, FeO बनेगा सीधे, फेरस ऑक्साइड, है ना। फेरस ऑक्साइड ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन में किसके साथ? फेरस के साथ, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है? 4। एक हीमोग्लोबिन के साथ, एक हीमोग्लोबिन के साथ। और एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की संख्या 28 करोड़, और पूरे आरबीसी के अंदर सोचो कितना होगा और कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, तो आप जीवित हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो आप इतना समझो कि 1 आरबीसी है 280 मिलियंस ऑफ एचबी मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में 28 करोड़, इतना हो जाएगा। क्लियर? कौन सा? ये वाला? ये वाला? हाँ, ये वाला फिगर बनेगा। एक चीज समझ लो तब डायग्राम बनाओ। ये वाला, ये तो पुरानी बात है ना। देखिए, ये जो आरबीसी है स्फेरिकल शेप की है, सरफेस व्यू की बात करते हैं, है ना। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, इसको यहां बना दें ऊपर और अच्छे से दिखेगा आपको। ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। आरबीसी के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, है ना। आरबीसी एक सेल है और इसके चारों तरफ की कवरिंग को क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, है ना। और जिस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एंटीजन। क्योंकि एंटीजन ही ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, मतलब आरबीसी ब्लड ग्रुप को डिसाइड करेंगे, है ना, कि आपकी बॉडी का ब्लड ग्रुप क्या है। अभी समझा देंगे। तो एंटीजन जिस मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है उस मेम्ब्रेन को तब बोलेंगे डोनाइंस मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? डोनाइंस मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन प्लस एंटीजन। अगर एंटीजन है तो उसको बोलेंगे डोनाइंस मेम्ब्रेन। तो अब आप ये कह लीजिए कि आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्या बोला जाएगा? नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे, वो तो वैसे सबके केस में आप बोलते ही हैं। आरबीसी की स्पेशल मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसके ऊपर एंटीजन पाया जा रहा है, तो इस मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया जाएगा? डोनाइंस मेम्ब्रेन। क्लियर? अब देखिए, इसकी मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीन पाई जाती है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। इन प्रोटीन को बोलते हैं स्टोमैटिन प्रोटीन। स्टोमैटिन, स्टोमैटिन, ये स्टोमैटिन प्रोटीन। स्टोमैटिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? हाँ, प्रेजेंट सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की सरफेस पर ये प्रोटीन पाई जाती है, स्टोमैटिन प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होती है
ये बाइंडिंग साइट होती है हीमोग्लोबिन की, है ना। ये क्या होगी? इट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ हीमोग्लोबिन। भाई हीमोग्लोबिन कहाँ अटैच होगी? आपने कह दिया कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ना हो तो ट्रांसपोर्ट ना हो। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाएगी, किसके साथ अटैच रहेगी? तो वो अटैच रहेगी स्टोमैटिन प्रोटीन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोमैटिन प्रोटीन प्रोवाइड बाइंडिंग साइट ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, यानी हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ना कहिए रिस्पिरेटरी गैस कहें, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ दोनों बाइंड करेंगे ना, O2 भी और CO2 भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोमैटिन प्रोटीन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस, है ना, यानी O2 और CO2 दोनों तो बाइंड करेंगे Hb के साथ, और Hb कहाँ पाई जा रही है? स्टोमैटिन प्रोटीन के साथ। स्टोमैटिन प्रोटीन क्लियर? स्टोमैटिन प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है? जो आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाएगी, है ना। और ये क्या करती है? ये स्पेस प्रोवाइड करती है हीमोग्लोबिन के लिए, और जब हीमोग्लोबिन अटैच होगी तो अपना वो वर्क करेगी। तो 3-4 फंक्शन हो गए इसके स्टोमैटिन प्रोटीन के, है ना। ये स्ट्रक्चर है, नॉर्मली ये स्ट्रक्चर है आरबीसी का। ठीक, अब इतना बना लो, तब हम लोग फिर बात करें हीमोग्लोबिन की। आरबीसी यहाँ पर खत्म। आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। फिर हम लोग बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। डोनाइस मेम्ब्रेन, DONAN''S।
हो गया, बन गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी के नीचे आप ऐड करेंगे। आरबीसी काउंट इज measured बाय, एक इंस्ट्रूमेंट से आरबीसी के काउंट को मेजर किया जाता है ना भाई। उसी से पता चलता है ना कि नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया जाता है? हीमोसाइटोमीटर। क्या बोलेंगे? हीमोसाइटोमीटर। ठीक है। अब हम लोग फिर ये लास्ट वाला पॉइंट ऐड कर लो, फिर इसको मिटाएं, हीमोग्लोबिन की बात करें। आरबीसी का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है? हीमोग्लोबिन, है ना। आरबीसी का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। एक लास्ट पॉइंट इसमें ऐड कर लो। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज, क्या नाम दिया जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, हाँ वेरी गुड, इज नोन एज इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस and hormones which are responsible for erythropoiesis is known as erythropoietin hormone। इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन्स, है ना, रिलीज फ्रॉम किडनी। जब किडनी पढ़ाएंगे इसके बाद तो वहां बताएंगे कहाँ से रिलीज होता है। रिलीज फ्रॉम किडनी। नोट कर लिया? अब हेडिंग डालेंगे हीमोग्लोबिन यानी HB।
और HB के बारे में आप लिखेंगे मेन कंपोनेंट ऑफ RBC, है ना, नियरली 30%। आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के दो पार्ट हैं ना, तो HB कंटेनिंग 2 पार्ट्स, हीम एंड ग्लोबिन, दोनों कनेक्ट रहते हैं। बोथ पार्ट आर connected to each other by disulfide bond. Disulfide bond, it is a type of coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों पार्ट एक दूसरे से अटैच रहते हैं, है ना, मतलब सल्फर इधर सल्फर इधर, दैट इज कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। बोथ पार्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना। हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर दो चेन होती हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरह की ये प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन किसकी बनी होती है? हाँ, अमाइनो एसिड की। प्रोटीन किसकी बनी होती है? अमाइनो एसिड की, है ना। तो दो चेन पाई जाती है अमीनो एसिड की, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, है ना। बना लो इसी तरह से। ये पॉइंट याद रखिएगा, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। अल्फा चेन जो होगी, अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड को रखेगी, और जो बीटा चेन होगी, बीटा चेन उसके पास होंगे 146 अमीनो एसिड। ये बात ध्यान में नहीं रहती है, 141 146, ये याद रखना, है ना। अल्फा चेन के पास 141 अमीनो एसिड है, जबकि बीटा चेन के ऊपर पास 146 है। दोनों अटैच रहेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो कौन सी चेन छोटी हुई? अल्फा। कौन सी बड़ी हुई? बीटा। इसको इस तरह से समझ लो कि ये अल्फा चेन है, दूसरे पेन से दिखाना ये बीटा चेन है। ये अल्फा चेन और ये बीटा चेन, और ये एक दूसरे से कनेक्ट है, डाई पेप्टाइड बॉन्ड कह लो इसको, पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अल्फा बीटा चेन दोनों कनेक्ट हैं। इसके पास 141 अमीनो एसिड है। क्या क्या होता है? क्या
हाँ, किस में डिवाइड होता है? 21 और 31 में डिवाइड होता है। ज़्यादा पढ़ लेने से दिमाग कभी कभी ओवरलैप करने लगता है। कहाँ पढ़ाया था? कौन सी चेन की बात कर रही हो? कौन सी टॉपिक की बात कर रही हो? इंसुलिन की बात कर रही हो? तो इंसुलिन पढ़ा रहे हैं ये है। ऐसे उल्टा सीधा नहीं करके आना, है ना। जब मैच करने लगता है तो दिमाग भी मैच करने लगता है कि ये टॉपिक तो पढ़ चुके हैं, है ना। इंसुलिन जब पढ़ा रहे थे तो उसको जोड़ रहे हीमोग्लोबिन से है। हाँ, वो भी एक प्रकार की प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रकार की प्रोटीन है, उसमें भी चेन पाई जाती है अल्फा बीटा। उसमें अमाइनो एसिड का नंबर अलग होता है ना। 21 और 30, एक लॉन्ग चेन है, स्मॉल चेन। क्या हुआ? कॉल आ गई? अरे टाइम हो गया क्या? नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लो, नॉर्मल हीमोग्लोबिन परसेंट इन माइन। हीमोग्लोबिन में नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल हीमोग्लोबिन परसेंट इन माइन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन परसेंट इन माइन is 14 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड में परसेंट कितना होगा? 14 to 16। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैल्यू याद रखिएगा। 14 to 16 है ना, कहीं के 12 to 16 दिया रहेगा, 12 to 15, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ, तो अगर ऑप्शन में 12 to 16 दिया है तब तो सही है, लेकिन जब 12 to 16 और 14 to 16 दिया रहेगा तो इसको टिक करेंगे। इस बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना। वो 16 तो सभी को याद रहता है, उसमें कई ऑप्शन थे, 12 to 16, 12 to 18, 14 to 16, 14 to 18। अब ये क्लोज आंसर हो गए, है ना। जो लिखवाया है बस। एक रेंज दी है, एक रेंज उसमें दी है ना भाई, वो तो ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ, 14 to 16 को आप टिक करेंगे ये। अरे तो 12 to 16 दिया है ना, तो उसी में ये आ गया ना। जब एनसीईआरटी के हिसाब से पेपर बनेगा तो फिर वो ऑप्शन रहेगा। तो उसमें ऑप्शन देख के आप बताएंगे ना। जब एनसीईआरटी के हिसाब से बनेगा 12 to 16 तो ये फिर वैल्यू नहीं दी रहेगी, क्योंकि ये इसी के अंदर आ गए ना। बात तो वही होगी, जब यही चारों ऑप्शन होते तो जो हमने लिखवाया है इसी को आप टिक करेंगे, है ना। जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। नोट कर लिया? हीमोग्लोबिन का परसेंट अगर डिक्रीज हो
क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, डिक्रीज हीमोग्लोबिन परसेंट इज नोन एज अनीमिया। क्या बोलेंगे? अनीमिया। अनीमिया का नाम सुने हो? अनीमिया की वैसे तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? डिक्रीज O2 कैरिंग कैपेसिटी, ये मेडिकल डेफिनेशन है अनीमिया की। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड अनीमिया, है ना। तो जाहिर सी बात है, जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन बाइंड किसके साथ करेगा, है। तो हीमोग्लोबिन का परसेंट डाउन, यानी O2 कैरिंग कैपेसिटी डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोसिटिक अनीमिया, इंपॉर्टेंट है। अनीमिया कई प्रकार की, 5-6 प्रकार की है मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। माइक्रोसिटिक लेकिन जो होती है अनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, अनीमिया is due to disruption of बोन मैरो। बोन मैरो इसमें डिस्टर्ब हो जाती है, बोन मैरो डिस्टर्ब हो जाएगी तो आरबीसी का शेप बदल जाएगा, है ना। और आरबीसी का शेप बदल जाएगा तो हीमोग्लोबिन, हाँ, सिक्किल शेप का जब हो जाए तब सिक्किल शेप कहा जाएगा, नाम है ना सिक्किल शेप। तो आरबीसी का शेप किस तरह का हो जाए, सिक्किल शेप का, तब क्या बोला जाएगा, सिक्किल शेप। जेनेटिकल डिजीज है वो, यहाँ सिक्किल नाम नहीं लिया गया है। यहाँ क्या कह रहे हैं, बोन मैरो डिस्टर्ब हो जाए। जब बोन मैरो डिस्टर्ब होगी तो वो या तो आरबीसी बनाएगी या तो नहीं बनाएगी। अब बनाएगी तो टेढ़ी मेढ़ी। जब तुम घर में नाराज होते होगे तो उल्टे सीधा काम करते होगे, नमक ज़्यादा कर दिया खाना बनाते समय या कुछ और, जितना गुस्सा है सब उतार देते हो, है ना। तो बोन मैरो जब डिस्टर्ब होता है तो वही करता है। उस अनीमिया को बोलेंगे मेगाइलोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दो फिर, है ना। क्वेश्चन आज कौन सेंड करेगा, अभी बता रहे कौन सेंड करेगा।